पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्लास 10th मैथ्स वीडियो पार्ट 6। प्रश्न आज हम जो प्रारंभ करेंगे वह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक कहने का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें ऐसे प्रथम 40 जो है पॉजिटिव इंटीजर का योग ज्ञात करना है जो हमारा 6 से विभाज्य होता हो। तो पहली संख्या जो एक देखते हैं, एक तो हमारा 6 से विभाज्य नहीं है, ना ही 2 है, ना ही 3, 4, 5। तो जो शुरू की जो संख्या प्रथम जो n संख्या जो 6 से विभाज्य होगी वह हमारा पहली जो संख्या है वह क्या होगी 6। उसके बाद ठीक अगली जो संख्या है वह हमारा हो जाएगा 12, उसी तरह से 18 और उसी तरह से 24, ऐसे चलते हुए जाएगा। कहाँ तक आपको रखना है? तो ऐसे करते हुए 40 तक। तो यहाँ से इसका अर्थ हुआ कि n का जो अर्थ हो गया वह आपका 40। ठीक है। और ऐसे भी आप यहाँ पर यदि 6 × 40 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ अंतिम संख्या की बात करेंगे तो 40 में अंतिम संख्या क्या होगा 240। तो वहाँ से भी आप 240 ब्रेक करके सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अलग विधि से सोल्व करता हूँ। अब मान लेते हैं कि मेरे पास यह n है, तो सम निकालना है कहाँ तक 40 तक। तो इस 40 का हमें सम निकालना है जो 6 से हमारा क्या हो विभाज्य हो। तो देखते हैं Sn इक्वल टू होता है n/2 × 2a + n-1 इंटू ये हमारा होता है d। अब देखिए 40 धन पूर्णांकों की बात कर रहा है तो n के जगह हम रखेंगे 40/2 और 2 × a का मान, तो a का मान देख लीजिए 6 और n कितना था तो 40 - 1 और यहाँ से दोनों का विस्तार अंतर की बात करेंगे तो वह कितना हो जाएगा हमारा 6। देखिए इसे मैं कैंसिल कर दिया 20 बार में। तो अगला स्टेप जो हम लिखते हैं 20 इंटू ये 6 में को 2 से दिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 प्लस इसे देखिएगा 39 × 6। अब आते हैं 20 × 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई किए 54 की 4, 5, 18 और 5, 23। तो ये हमारा हो गया 234। अब इसे में हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो 4 और 2 6, 46 हो गया 246। अब मेरे पास जो फाइनल आंसर हुआ 20 × 2 46। अब यहाँ से 20 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी के 12 के 2 से लेकर 4 दूनी 8, अब 1 9 और 2 दूनी के 4। तो यहाँ से हमारा हो गया 4920। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम 6 से लेकर के 12, 18 ऐसे करते हुए 40 धन पूर्णांक जो कि हमारा 6 से विभाज्य हो, यदि हम सबको ऐड करते जाएंगे तो टोटल जो मेरा योग है वह हो जाएगा 4920। अब देखते हैं, मैंने बोला कि इससे अब एक कंडीशन और यहाँ पर था, देखिए मैं उससे भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि पहली संख्या मेरे पास 6 हुआ, फिर 12 हुआ, उसी तरह से 40वां जो संख्या है तो 40 इंटू क्या हो जाएगा आपका 6, क्योंकि हमारे 6 से विभाज्य है। तो इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 240। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और तरीका था कि यहाँ सब n जान गए तो सम, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस क्या हो गया an। वापस इस प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए n कितना था मेरे पास 40, तो 40/2 इंटू प्रथम पद 6 और ये हमारा था 240। रख दीजिए, दोनों से सेम ही आंसर हमारा रहेगा। तो ये आपका हो गया 20 और ये हो गया 246। देखिए 20 × 246, तो हमारा फाइनल जो आंसर हो गया 4920। तो आपको जिससे बनाना है उस मेथड से आप इसे बना लेंगे, क्योंकि दोनों जो हमारा फार्मूला है वह हमारा सम का ही फार्मूला है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ध्यान से आप समझेंगे अगले प्रश्न को। देखिए 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम। देखिए 13 जो आपका प्रश्न है मैं उसे लिख रहा हूं कि 8 के, क्वेश्चन 13 है कि 8 के प्रथम 15
गुणजों, गुणजों का मतलब होता है मल्टीपल। 8 के प्रथम गुणजों 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। देखिए, तो हमें प्रश्न दिया गया है कि 8 का प्रथम जो है 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ लिखते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणज क्रमशः। देखिए, तो 8 का प्रथम जो मल्टीपल होगा 8 × 1, दूसरा क्या हो जाएगा गुणज 8 × 2, उसी तरह से 8 × 3, उसी तरह से 8 × 4, और कहाँ तक चलना है हमें, तो 15, तो 8 × 15 यही हमारा गुणज है, मल्टीपल है, जो 8 का मल्टीपल है। देखिए, जब 8 में 1 से मल्टीपल कीजिएगा, मल्टीप्लाई, तो 8 हो जाएगा। इसे यदि सोल्व करेंगे तो 16, उसी तरह से 24, और उसी तरह से 32, और यह हो गया आपका 120। अब हमें क्या करना है कि ऐसे करके इन सभी गुणजों का जो 8 का गुणज है उसे हमें सम निकालना है। क्लियर है? देखिए, ये सीक्वेंस देख रहे हैं कि यह सीक्वेंस हमारा एक एपी में बन रहा है, और इस एपी का यह जो देख रहे हैं यह आपका प्रथम पद है। तो वापस इस प्रश्न पर आते हैं। देखिए, यहाँ से हम ए फाइंड कर सकते हैं 8, और दोनों के बीच में अंतर 16 - 8, कितना का अंतर है 8, और यह देख रहे हैं कि AP का अंतिम पद है AN = क्या हो गया 120। अब यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे सम निकाला जा सकता है, तो SN = N/2 × A + AN। चलिए, कहाँ तक सम था मैं चाह रहा था 15 गुणज तक, तो N का मान यहाँ रखते हैं 15/2 इंटू A का मान देखिए 8 प्लस, और अंतिम जो पद हमारा था वह हो गया 120। वापस इस प्रश्न पर आते हैं इस ओर, तो मेरे पास यहाँ से बच गया 15/2 इंटू ये हो गया 128। इसे कैंसिल कर दीजिए, तो मेरे पास 15 इंटू क्या हो गया 64। अब 15 और 64 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल हमारा जो है सम यहाँ से कवर हो जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ, 15 चौका हो गया 60 और 15 छक्का हो गया 90। मतलब कि टोटल जो सम है वह 8 का जो 15 गुणज तक है वह आपका कितना हो जाएगा 960। और ऐसे भी आप ऐसे गुना करेंगे, ऐड कीजिएगा 16, फिर यहाँ से 24, 32, फिर 40, 48, ऐसे करते हुए यदि आप 120 तक ऐड करेंगे तो टोटल जो आपका सम होगा वह 900 आपका हो जाएगा 60। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 13 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए 14 जो प्रश्न है वह कहा जा रहा है कि 0 और, ध्यान समझेंगे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि 0 और 50 के बीच में जो है विषम संख्या का हमें जो है योग निकालना है। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। देखिए मैंने पूर्व के वीडियो में, पूर्व के प्रश्न में यह मैंने जिक्र किया था कि जब कभी भी आपसे, ध्यान रखिएगा, दो जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है कि 0 और 50 के बीच कहा जाए तो इसमें ना तो शामिल आपका 0 होता है और ना ही शामिल आपका 50 होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि यदि मान लेते हैं राम है, यह आपका मोहन है और यह यहाँ आपका सोहन है। अब पूछा जाएगा आपसे कि राम और सोहन के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो आप बोलेंगे कि राम और जो है सोहन के बीच केवल एक ही विद्यार्थी है। तो जब बीच का जब कंडीशन होता है तो इसमें ना तो हम शुरू का जिक्र करते हैं और ना ही हम अंतिम का जिक्र करते हैं। लेकिन जब यदि प्रश्न में रहता है कि 0 और 50 से,
है ना। ऐसे कितने विषम संख्याओं का योग है, जब से का उपयोग करता है तो उसमें 0 और 50 जो है दोनों शामिल होते हैं। चलिए वापस अब मैं प्रश्न पर आता हूँ। देखिए तो प्रश्न था कि 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए पहले 0 तो मेरा शामिल है नहीं, तो 0 के बाद संख्या क्या हो जाएगी 1 के बाद हो जाएगा 3 के बाद 5, ये 7। ये कैसी संख्या है हमारा, तो यह विषम संख्या है। और 50 तो शामिल है नहीं, तो कहाँ तक चलेंगे हम, इसे चलेंगे हम 49 तक। अब हमें क्या करना है कि यहाँ लिखेंगे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, मतलब कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे करके ऐड करते हुए यदि हम 49 तक जाएंगे, ठीक है, तब हमें बताना है कि इसमें टोटल इसका जो है योग क्या होगा। अब जरा समझते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें से देखिए कि एपी का सीक्वेंस बन रहा है। प्रथम पद यदि हम बात करें तो यहाँ से आपका है 1। यदि इसका हम सार्वंतर की बात करें तो d = 1 बताया था कि 3 - 1, तो सार्वंतर आपका 2 है। अब देखिए यहाँ से यह जो देख रहे हैं अंतिम पद लास्ट टर्म है, तो n का मान हमें प्राप्त हुआ 49। लेकिन हमें यह देखना है कि इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते हुए केवल विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 है ना 13 ऐसे करते 49 तक कुल संख्याएं कितना है, तो पहले हमें n फाइंड करना है। तो n के लिए an = a + n - 1 × d। रखिए n का मान 49 = 1 + n - 1 और जो सार्वंतर है 2, तो 49 = 1 + 2n - 2। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 49 = इसे जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ध्यान से देखिएगा तो -1 + 2n, इसे इस ओर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली दे रहा हूँ मैं 50 = 2n। तो n यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 25। अब जब हम n का मान जान गए तो सम निकालना है हमें n/2 × a + an, ठीक है। देखिए मैं इस ओर आ रहा हूँ। अब यहाँ से समझते हैं n का मान मैंने निकाला अभी 25/2 और a का मान हमारा हो गया 1 प्लस और अंतिम पद मेरे पास 49। तो 25/2 × 50 कैंसिल कर दीजिए तो क्या मेरे पास बच गया, तो 25 × 25 = 65। देखिए इसका एक ट्रिक भी होता है, मैं उसका भी आपको जिक्र कर दे रहा हूँ, समझिएगा। देखिए आप इसे याद रखेंगे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n²। n यहाँ क्या है, तो आप n को याद रखिएगा। नंबर ऑफ टर्म जानते भी हैं कि n जो है वह आपका पदों की क्या है, संख्या है, नंबर ऑफ टर्म। देखिए पहले हमें यह फाइंड करना होगा कि इसके बीच में कितना आपका n है। तो अभी मैंने निकाला था n कितना था 25, तो डायरेक्ट आप कर दीजिए n का स्क्वायर, मतलब कि 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। क्लियर है। तो जब कभी भी विषम संख्या का आपको योग ज्ञात करने के लिए रहे, यदि एक अंक में इस प्रश्न को पूछा जाए तो इसके बीच में पदों की संख्या को आप फाइंड करके तुरंत उसका n का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यह आपका आ जाएगा 625। अब हम जिक्र करते हैं कि यदि मान लेते हैं कि यदि इस विषम संख्या के जगह यदि सम संख्या रहता तब क्या होता। तो देखिए विषम संख्या के जगह यदि प्रश्न में आपका सम संख्या का जिक्र करता तो इसके लिए याद रखिएगा कि प्रथम ये कब होगा, जब एपी में बनेगा तब, ठीक है। तो एपी में प्रथम n सम संख्या का योग, तो इसके लिए सूत्र है n × n + 1।
क्लियर है, n इंटू एन प्लस 1 और n हमारा क्या है, तो n जो हमारा है नंबर ऑफ टर्म। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, यदि आपसे कोई पूछे, ध्यान से देखिएगा कि 0 और 50 के बीच, देखिए सम संख्या लेता हूं मैं प्रश्न, वो प्रश्न हमारा बन गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न यदि मैंने बोला कि यदि विषम की जगह सम रहता तब अब क्या करते, तो मैं उसको बना रहा हूं कि 0 और 50 के बीच यदि आपको सम संख्या फाइंड करना, देखिए तो 0 और, पहले इसको हम बना लेते हैं मेथड से, उसके बाद फिर आते हैं हम ट्रिक पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए तो 0 और 50 के बीच सम संख्या बात करें, ना ही तो 0 शामिल होगा ना ही मेरा 50 शामिल होगा, तो शुरू कहाँ से होगा, हमारा 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 जो हमारा है वह जो है एक विषम संख्या है, हमें फाइंड क्या करना है, सम संख्या, तो हमारा 1 भी नहीं है, तो शामिल कहाँ से करेंगे हम, तो 2, 4, 6, 8 और ऐसे करते करते 49 के पहले हमारा जो है यह हो जाएगा 48। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है कि n पहले कितना होगा, तो वही तरीका है कि n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए n का मान यहाँ से 48 इज इक्वल टू 2 प्लस n तो हमें निकालना है और d यहाँ से 2, तो 48 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल हो गया। देखिए तो 48 इज इक्वल टू क्या बच गया, 2n। सोल्व कर लीजिए तो n इज इक्वल टू हो गया 24। अब आप सब निकाल दीजिए तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an, तो n का मान रख दीजिए 24 बाई 2 और प्रथम पद 2 प्लस और अंतिम पद यह हो गया 48, तो 24 बाई 2 इंटू 50। इसे सोल्व कर दीजिए तो कितना बार में ये हो गया 25। अब 24 और 25 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 24 और 25 तो आपका हो गया 120 और ये हो गया 48, 0, 8, 10, 0 हासिल 1, 4 और 5 1 6, तो फाइनल आंसर बन गया 600। तो यह जो हमने प्रश्न बनाया, यह प्रश्न हमने बनाया मेथड से। यदि आप इसका ट्रिक जानना चाहते हैं तो देखिए बताया अभी कि इसको यदि आप ट्रिक पे बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 रखिएगा तो डायरेक्ट आपका जो है 600 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए n का मान कितना हम निकाले थे, यहाँ से 24, यहाँ पर रख दीजिए 24, देखिए ना है 24 इंटू 24 प्लस 1, तो देखिए 24 इंटू 25 यहाँ भी था, 24 इंटू 25, तो आंसर हमारा हो गया 600। तो जब यहाँ पर सम संख्या की बात करेगा तो n इंटू एन प्लस 1, और यदि विषम संख्या की बात कहा जाएगा तो n स्क्वायर, और लगातार संख्या की बात कहा जाएगा तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। हमने लिखा है फॉर्मूला को पूर्व की वीडियो में कि n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। क्लियर है, तो हमने यहाँ सम भी देख लिया, विषम भी देख लिया और प्राकृत संख्या भी देख ली है, लेकिन इस प्रश्न में केवल हमें विषम के बारे में निकालना था, लेकिन हमने आपको सम के बारे में भी जिक्र किया। चलिए तो 14 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए 15 जो आपका प्रश्न है, इसे आप प्रश्न को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ये लंबा है। आप अपने पास जो पुस्तक रखेंगे या मैं प्रश्न को बोल रहा हूँ आप समझेंगे, क्योंकि प्रश्न को लिखते लिखते यहाँ तक जगह खत्म हो जाएगी, फिर जो है बनाने की जगह भी नहीं मिलेगा। तो मैं प्रश्न को समझा रहा हूँ। देखिए तो प्रश्न कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, देखिए कोई एक निर्माण काम हो रहा है, तो निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन जो है 200 रुपया और दूसरे दिन जो है 250 रुपया और तीसरे दिन जो है 300 रुपया इत्यादि जो है उत्तरोत्तर जो है आपका दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले जुर्माना से 50 रुपया अधिक होते चला जा रहा है। तो समझते हैं इस प्रश्न को। चलिए देखिए तो इस प्रश्न की बात करते हैं यहाँ से। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित, देखिए तो हमने यहाँ फिर मैं प्रश्न को लिख ही दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा मैं, ठीक है, किसी ठेके में
क्योंकि प्रश्न लिखा हुआ रहेगा तो आपको भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी समझाने में आसानी होगी। देखिए, तो एक निश्चित तिथि के बाद, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को, तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। जुर्माना मतलब फाइन, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। ठीक है, तो पहले दिन के लिए जुर्माना कैसे लगेगा, फाइन कैसे देना है आपको, तो पहले दिन के लिए मतलब कि फर्स्ट डे के लिए, पहले दिन के लिए आपको जो जुर्माना देना है 200 रुपया का। दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए आपको जुर्माना देना है 250 रुपया। उसी तरह से तीसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए आपको जुर्माना देना है 300 रुपया। और ऐसे करके ये चलता चला जाएगा इत्यादि जो है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थात कि प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब कि आने वाले जो दिन है, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले, जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से, पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में, एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितनी राशि, अदा का मतलब देना, राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, चलिए वापस इस प्रश्न पर आते हैं। देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो समझते हैं, हम मान लेते हैं कि यह जो हमारा है, यह एक, हम मान लेते हैं कि यह व्यक्ति हमारा एक ठेकेदार है और यह जो दूसरा व्यक्ति है यह एक और व्यक्ति है जो कि समझ लीजिए कि आप मालिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है कि निर्माण का, देखिए एक कोई कार्य निर्माण करना है, मतलब कि इन दोनों के बीच में की बातचीत हुई। मैं चलिए मान लेता हूँ कि यह एक, चलिए इसे स्कूल मान लेते हैं, यह एक स्कूल है। ठीक है, और इस स्कूल को निर्माण करने में मालिक, चलिए यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ का जो आपके शिक्षक हैं, तो इस स्कूल को निर्माण करने में शिक्षक ने जो है, ठेकेदार से समझिएगा, एक निश्चित तिथि रखा। निश्चित तिथि का मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि यह मकान जो है आपका 20 दिन में
कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक मन से, अपने मन से 20 दिन में, 5 दिन में, वही कहा गया एक निश्चित तिथि कि मतलब कि इन्होंने एक समय दे दिया कि इतने दिन में आपको जो है इस स्कूल का निर्माण कर लेना है। ठीक है, देखते हैं, निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यदि निश्चित तिथि में उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तब इस ठेकेदार को जो है इस जुर्माना देना होगा इन शिक्षक को। तो जुर्माना कैसे लगेगा? तो जेल नहीं जाना। देखिए, जुर्माना के लिए क्या करना है कि पहले दिन के लिए जुर्माना है 200 रुपया। जो आपको डेट दिया है, जिस डेट पे आप स्कूल बना करके नहीं देते हैं, निर्माण करके नहीं देते हैं, तो ठेकेदार को जो है जुर्माना देना है। तो पहले दिन का जो जुर्माना है वह आपका 200 रुपया है। उसी तरह से एक दिन की आप और लेट कर देते हैं तो दूसरे दिन का जुर्माना आपका है 250 रुपया। और फिर यदि आप तीसरे दिन लेट कर देते हैं तो फिर उसके बाद जुर्माना है 300 रुपया। तो ऐसे करते हुए आपका जुर्माना जो है चलता जा रहा है। उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना जो है अपने, देखिए, जिस दिन का जुर्माना है अपने ठीक पहले के जुर्माना से 50 रुपया क्या है, अधिक है। यदि इस जुर्माना की बात करेंगे तो अपने से ठीक पहले के जुर्माना से 50 रुपया क्या है, अधिक है। तो इस ठेकेदार जो है, इस ठेकेदार का जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य को जो है 30 दिन लेट कर देते हैं। मतलब कि इनको काम दिया गया एक निश्चित समय पे पूरा करने के लिए, लेकिन इन्होंने एक निश्चित समय पे पूरा नहीं कर पाया। और जो है शिक्षक पहले ही समझा दिए थे कि यदि आपका कार्य लेट होगा तो प्रतिदिन जो है आपको पहला दिन 200 रुपया देना है। उसके बाद जितना आप लेट करते जाएंगे आपका 50 रुपया जो है उस दिन के जुर्माना से वृद्धि होते जाएगा। अब यह जो है ठेकेदार साहब ने लेट कर दिया कितने दिनों तक? तो 30 दिनों तक। 30 दिनों तक जो है लेट कर दिए इस काम को पूरा करने में। तो ऐसे करके 200, 250, 300, 350, 400 ऐसे करते हुए 30 दिन तक आपको जुर्माना निकालना है। लेकिन यह जो है इन्हें एपी समझ में नहीं आ रही है, तो आपको मतलब करना है और बताना है कि इनके द्वारा कुल जुर्माना कितना देना पड़ेगा शिक्षक को। चलिए वापस इस प्रश्न पर आते हैं। देखने के सीक्वेंस हमारा एक एपी में बन रहा है। तो एपी में पहला पद आपका है 200 रुपया। अब देखिए दोनों का अंतर है, सार्वंतर 50 का है। और यहाँ से अंतिम पद में ये दिन की बात कर रहा है तो n इज इक्वल टू आपका हो गया 30। क्लियर है। अब हमें यहाँ से इसका सम ज्ञात करना है। देखिए लिख रहा फॉर्मूला मैं यहाँ पर कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए हमें सम निकालना है कहाँ तक? 30 दिनों तक। तो n का मान रख दीजिए 30/2। अब आते हैं 2 इंटू a का मान, प्रथम पद 200, n यहाँ से 30-1 और d यहाँ से आपका हो गया 50। चलिए वापस मैं इसे मिटार करके यहाँ लिख रहा हूँ। ये देखिए तो अब जो है इसे जब मैं सोल्व करेंगे तो ये कितना बार में कैंसिल हो गया? ये 15। तो अब यहाँ से आपका आ गया 15। और देखिए 2 को यदि 200 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 400। और यह जो आपका हो गया 29 इंटू 50। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। तो 15 इंटू 400 प्लस 29 को पहले 5 से गुना कर देते, 45 की 5, 4, 5 के 10 और 4, तो ये आपका हो गया 1450। इसमें आप 400 ऐड कर देंगे तो 1850। अब इसको गुना कर दीजिए तो 18 5 में गुना कर दीजिए आप 15 से, तो 25 की 5, ये 2, 8 5 40, 2 42, 4 और 5 और 4 9, ये हो गया 5, ये 8 और ये 1। तो देखिए ये हो गया 5, 5 और 2 7, 9 और 8 17 की 7 और 1 अब 1 2। तो काफ़ी जो है ज़्यादा इनका चुना लग गया है।
27,750 रुपया जो है इन ठेकेदार को जो है जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं 15 हमारा प्रश्न था ये। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे मैं लिख दे रहा हूँ। यह आपका चैप्टर 5 था, ये चैप्टर 5 था। 5.3 एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, और यह जो है आपका मैथ्स का वीडियो पार्ट 16 है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये हमारा 15 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए किसी स्कूल के, इसे प्रश्न लिखता हूँ, प्रश्न लिखा हो रहेगा तो काफ़ी अच्छी आपको समझ में आएगी। देखिए किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र मतलब ओवरऑल शैक्षणिक एकेडमिक शैक्षणिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7, यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए 7 नगद, ठीक है, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वापस इस प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ, समझिएगा आप लोग प्रश्न को। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन, ओवरऑल जो है एकेडमिक प्रोग्रेशन के लिए जो है 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार जो प्राइज है उसका आपको मान ज्ञात करना है। तो समझते हैं इस प्रश्न को बिल्कुल डायग्राम के साथ। देखिए मान लेते हैं कि यह हमारा एक स्कूल है, ठीक है। चलिए ये हमारा एक स्कूल है, और स्कूल में बच्चे जो प्रदर्शन करते हैं, जिनका अच्छा जो प्रदर्शन रहता है, तो उन्हें जो है प्राइज जो है देना है। और प्राइज के रूप में जो है 7 नगद, देखिए 7 जो है नगद पुरस्कार देना है। मतलब कि आपको जो है कैश के रूप में, मनी के रूप में आपको मिलेगा। तो चलिए मानते हैं कि यह हमारे जो है 7 विद्यार्थी हैं, 4 हो गए, ये 5, ये 6, और इधर अंतिम वाले हो गए 7। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो पूरे स्कूल में जो है 7 विद्यार्थियों को हमें जो है 7 नगद पुरस्कार देना है, और पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया राशि रखेगी। मतलब इन सभी को जो पुरस्कार देना है 700 रुपया से अधिक पुरस्कार हमें नहीं देना है। प्रत्येक को 700 नहीं, सभी को जोड़ करके
सातों नगद, यहाँ लिख दिया है कि जो है पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये रखी, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखी गई है। और यहाँ एक शर्त है कि पहले पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार का जो है 20 रुपया कम है। पहला जो प्राइज मिलेगा, देखिए इस व्यक्ति को जो प्राइज मिलेगा, मान लेते हैं इससे 100 रुपया यदि प्राइज मिलता है तो ठीक इससे जो है 20 रुपया कम, मतलब कि 80 रुपया, और ठीक उससे 20 रुपया कम 60 रुपया, फिर 20 रुपया कम। तो ऐसे करके हमें जो है जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा, जिस बच्चे को पुरस्कार मिलेगा, ठीक अपने पुरस्कार से पहले वाले से 20 रुपया जो आपका है कम। यह हमारा प्रश्न है और आपको बताना है कि प्रत्येक बच्चे को जो है कितने रुपया का जो है नगद कैश आपको मिला प्राइज के रूप में। चलिए अब इस प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न में जो कुछ भी दिया गया उससे पहले लिखता हूं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ 7, ये देखिए 7 नगद, तो 7 नगद पुरस्कार का राशि आपका है 700 रुपया। यह मैंने कहाँ से प्राप्त किया? तो यह मैंने प्रश्न से प्राप्त किया। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, और 7 नगद प्राइज है तो n इज इक्वल टू आपका हो गया 7, 7 नगद प्राइज है। अब एक जो टर्म को आप समझिएगा। देखिए यदि हमने बताया अभी आपको कि यदि हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, तो यदि हम कल्पना करते हैं या सोचते हैं, मैथ में सपोज करते हैं कि पहले व्यक्ति को यदि मान लेते हैं 100 रुपया मिला, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा? उससे 20 कम 80 रुपया। फिर तीसरे व्यक्ति को बात करते हैं तो ठीक पहले के पुरस्कार से 20 रुपया कम, मतलब कि 60 रुपया। और फिर अगले व्यक्ति की बात की ठीक उससे 20 रुपया कम, तो 40। जरा आप मुझे बताएंगे इस दोनों के बीच में सार्व अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 20 नहीं, -20। देखिए कैसे, यह आपका है A1 और यह आपका है A2। तो AP मैंने पढ़ाया था कि उस पद को और ठीक उसके पहले पद का अंतर, तो 80 - 100 का अंतर, तो कितना का अंतर हो गया? ऐसे प्रश्न लिख दिया गया है कि 20 रुपये क्या है? कम है। तो D का मान मेरे पास हो गया -20। तो इतना जो मैंने बताया सिर्फ आपको D को प्राप्त करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न पर। अब जरा आप देखेंगे फॉर्मूला 2 × 2a + n - 1 × d। चलिए वापस आते इस प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ से S7 इज इक्वल टू 7/2 × 2 × एक मान हमें निकालना है, प्लस यहाँ से देखिए n 7 - 1 और d यहाँ से हो गया आपका -20। सोल्व देखिए S7 कितना हो गया आपका? तो 700 इज इक्वल टू 7/2 × 2a, क्लियर है, प्लस इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 × -20। चलिए अब मैं इसे लिख दे रहा हूँ, इस प्रश्न को मैं मिटाता हूँ। देखिए तो यहाँ से यदि मैं कैंसिल करूँगा तो ये कितनी बार में 100 और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आपका हो गया 200 इज इक्वल टू 2a प्लस -120। देखिए तो 200 इज इक्वल टू 2a - 120। इसे हम इस ओर ले जाते हैं, तो देखते हैं ये मेरे पास 200 + 120 इज इक्वल टू हो गया 2a, क्लियर। यदि आप इसे ऐड कर देंगे तो 320 इज इक्वल टू 2a। अब a का मान निकालना है तो 320/2 इज इक्वल टू आपका हो गया a, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 × 12 160। देखिए तो पहला जो मेरा जो टर्म आया, पहला जो प्राइज आया पहला विद्यार्थी के लिए, यह हमारा कितना आ गया? 160। अब देखिए यहाँ पर जो है पहला पुरस्कार यदि हम बात करते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि प्रथम पुरस्कार या प्राइज 160 रुपया। तो पहले विद्यार्थी, देखिए मैंने ऐसे लिखा था, ये 100 में कल्पना की हमने माना था, तो पहले विद्यार्थी को अब कितना मिला मेरे पास? 160। उसी तरह से हमें निकालना होगा दूसरा प्राइज, इससे 20 कम,
तो 160 से 20 कम कीजिए 140। उसी तरह से तीसरे का तो इससे 20 कम 120, फिर इससे ये 20 कम 100, फिर इससे ये 20 कम 80, ठीक है। उसके बाद फिर इससे ये 20 कम है तो 60 और ये कम है तो फिर कितना हो जाएगा 40। तो जो मेरा प्राइस हो गया वह क्रमशः 160, 140, 120, ये हो गया 100, यह हो गया 80, ये हो गया 60 और ये हो गया 40। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न पर। एक और यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है उस पर मैं बात करता हूँ। ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है, इसे सिर्फ समझिएगा, मैं समझाता हूँ। देखिए एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर जो है पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये हम मान लेते हैं कि यह हमारा एक स्कूल है और इस स्कूल के कैंपस के अंदर भी और कैंपस के बाहर भी जो है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद पढ़ते हैं, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यहाँ समझते हैं जैसे कि जो भी क्लास है वह क्लास जो है प्रत्येक अनुभाग प्रत्येक सेक्शन का अपने क्लास की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यदि क्लास 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा और यदि क्लास 2 है तो बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे और क्लास 3 है तो उस तरह से 3 पेड़ लगेगा और क्लास 4 है तो उस तरह से आपका जो है 4 पेड़ लगाए जाएंगे। मतलब कि प्रत्येक क्लास जो है अपने क्लास के जो है संख्या के अनुसार जो है पेड़ लगेगी। अब आते हैं आगे प्रश्न में, जैसे क्या लिखा उदाहरण के लिए क्लास 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएंगे और क्लास 2 का जो है अनुभाग का मतलब सेक्शन, तो क्लास 2 का जो बच्चे हैं वह 2 पेड़ लगाएंगे और क्लास 3 का बच्चे हैं 3। उसी तरह से यह 4 का 4 और 5 का 5 चलता जाएगा और ऐसा करके जो है यह क्लास 12 तक चलेगा। मतलब कि 12 के बच्चे जो है वह आपका जो है 12 जो क्लास हुआ उनके बच्चे जो हैं कितने पेड़ लगाएंगे तो 12 पेड़ लगाएंगे। समझे, क्लास 1 के बच्चे 1 पौधे लगाएंगे, क्लास 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऐसे करके क्लास 12 का जो है 12 जो है पौधे लगेंगे। और ऐसा जो है क्लास 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक क्लास के 3 अनुभाग है। देखिए प्रत्येक का 3 सेक्शन है, समझेंगे। देखिए तो प्रत्येक जो वर्ग है, देखिए क्लास यदि हम 1 की बात करेंगे तो क्लास 1 में तो 1 पेड़ लगेगा ही, लेकिन इसका 3 सेक्शन है। मान लेते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3। तो जब 3 सेक्शन है तो क्लास 1 में तीनों जो क्लास हैं वह 1-1 पेड़ लगाएंगे ऐसे करके। उसी तरह से यदि हम क्लास 2 की बात करेंगे तो देखिए वहाँ भी आपका जो है 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। तो क्लास 2 है तो 2 जो है पौधा लगेगा, तो इस तरह से 2-2। और यदि हम बात करते हैं उसी तरह से क्लास 3 का, तो प्रत्येक क्लास का जो है 3-3 सेक्शन है। तो क्लास के अनुसार भी जो है तीनों सेक्शन जो है 3-3 ऐसे करके जो है पेड़ लगाएंगे। उसी तरह से यदि हम अंतिम क्लास जो है 12 की बात करेंगे तो क्लास 12 का भी मेरे पास जो है 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। तो इसके भी 12 और यहाँ से 12 और यहाँ से 12 जो है पौधे लगेंगे। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों ने कुल कितने पौधे कैंपस में स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर लगाए। तो देखिए समझते हैं, यदि हम इस क्लास की बात करते हैं, देखिए तो ध्यान समझिएगा, ऐसे भी समझते हैं 1, 2 और कितना है 3 पेड़ लगाया क्लास 1 ने। 2, 2, 4 और 2 कितना हो गया 6। उसके बाद 3, 3, 6 और 3 9। देखिए तो 3, 6, 9, उसके बाद कितना 12 और ऐसे करते हुए जो है आपका हो गया क्लास 12 के जो बच्चे हैं वह 36 जो है 36 जो है पौधे कैंपस के अंदर और बाहर लगाया। तो आपको बताना है कि टोटल कितने वृक्ष लगे ऐसे करके।
ऐसे करते हुए टोटल कितने पौधे लगे। तो अब समझते हैं यहाँ पर देखिए, यह जो है एपी का आपका अंतिम पद है, तो एन इज इक्वल टू आपका हो गया 36। उसके बाद यहाँ से देखेंगे पहला पद जो है ए इक्वल टू 3 और दोनों के बीच में जो सार्व अंतर है वो आपका कितना का है, 3 का है। अब यहाँ से बात करते हैं कितने पदों की संख्या। देखिए तो कितना क्लास यहाँ पर है, 12 है, तो n का मान यहाँ से प्राप्त कर लिए 12। क्लियर है। और नहीं तो आप देखिए इस पर भी निकालिएगा तो सेम ही आएगा। देख लीजिए बता दे रहा हूँ मैं, n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए n का मान 36 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा था 3, तो 36 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एन माइनस 3, तो 36 इज इक्वल टू 3n कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 12। और ऐसे हम लोग जान रहे थे कि 1 से लेकर के 12 क्लास है, इसका मतलब कि n का मान कितना हो गया, 12। तो वापस फिर से एक बार प्रश्न को मैं समझाता हूँ। देखिए प्रश्न आपसे कहा जा रहा था कि एक स्कूल था, उस स्कूल में स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों में जो है पौधे लगाने थे, लेकिन स्कूल ने यह नियम बनाया कि जो पहले क्लास के बच्चे हैं वह 1 पौधे लगाएंगे, क्लास 2 के बच्चे जो हैं वह 2 पौधे लगाएंगे, क्लास 3 के बच्चे जो है 3, ऐसे करते हुए क्लास 12 के जो बच्चे हैं वह जो है 12 जो है पौधे लगाएंगे। लेकिन अब यह प्रश्न बना कि प्रत्येक क्लास का जो है 3-3 सेक्शन है, 3-3 अनुभाग है, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो जब क्लास 1 के बच्चे 1 पौधे लगाएंगे तो क्लास 1 के कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन, तो तीनों सेक्शन यदि 1-1 पौधे लगाएंगे तो कुल पौधे यहाँ पर कितना हो गया, 3। उसी तरह से क्लास 2 के बच्चे जो है 2 पौधे लगाएंगे और 2 करके कितना सेक्शन है, 3, तो 2 2 4 और 2 कितना हो गया, 6। उसी तरह से क्लास 3 की बात करेंगे तो एक क्लास 3 लगाएगा और उसका 3 सेक्शन है, 3 गुना 3, यहाँ कितना हो गया, 9। उसी तरह से क्लास 4 की बात करेंगे तो क्लास 4 में 4 पौधे लगेंगे, टोटल 3 सेक्शन है, तो 4 तिहाई 12। उसी तरह से यदि अंतिम क्लास की बात करेंगे, क्लास 12 का यदि हम बात करेंगे तो एक क्लास में 12 में 12 पौधे लग रहे हैं और ऐसा करके ए, बी और सी 3 सेक्शन है, तो 12 तिहाई कितना हो गया, 36। तो ये मेरा देखने के एपी में बन रहा है और प्रथम पद जो है वह आपका 3 है और सार्व अंतर है इसका 3 है। और जो n कैसे हम निकाला, यहाँ से भी आप n को फाइंड कीजिएगा तो 12 ही आएगा। और यदि ऐसे भी हम जान रहे थे कि 12 क्लास की बात कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 12। अब हमें यहाँ टोटल बताना है ऐड करके कि टोटल बच्चों ने कितने पौधे लगाए। तो वापस में इस प्रश्न पर आते, चलिए देखिए अब यहाँ से देखते हैं तो हमें सम निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा, an। अब देखिए सम निकालना है हमें, तो n यहाँ से 12/2 और a यहाँ पर 3 और अंतिम पद मेरे पास हो गया 36। देखिए ये आपका जो है कैंसिल हो गया कितने बार में, तो ये हमारा हो गया 6 बार में। अब ये आपको दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 39। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 54, ये हो गया 5, 18 और 5 23। तो टोटल जो बच्चे जो हैं 234 जो है पौधे लगाएं, जो कि कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। धन्यवाद।